नमस्कार सभी को। दोस्तों, बीजेपी के अंदर गुटबाजी जो है वो लगातार गहरी होती चली जा रही है और उसका जो सबसे मेन रीजन है वो ये है कि मोदी जी के बाद आखिर लीडरशिप किसके हाथ में जाएगी। जहां एक तरफ योगी वर्सेस शाह की टसल चल रही है, वहीं दूसरी ओर ग्रास रूट पर पार्टी की जो पकड़ है ना वो कमजोर होती चली जा रही है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे बीजेपी का जो अश्वमेध का घोड़ा था, जो कभी पूरे आर्यावर्त में दौड़ाया जा रहा था, अब लंगड़ा के चल रहा है और कैसे बीजेपी की जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है वो नेशनल पॉलिटिक्स को रीशेप कर रही है। ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम डिटेल में तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस पार्टी को एक दशक से ऑलमोस्ट इनविंसिबल माना जा रहा था, जिसको हराना असंभव सा लगता था, आज उस पार्टी में सडनली एक नहीं बल्कि कई सारे क्रैक्स एक साथ दिख रहे हैं। बीजेपी जो कभी अपनी डिसिप्लिन, अपनी यूनिटी की मिसाल के लिए जाना जाता था, आज इंटरनल रिफ्ट्स और लीडरशिप टसल की हेडलाइन से घिर चुका है। दरअसल हुआ ये है कि अब नैरेटिव जो है वो बीजेपी कंट्रोल नहीं कर पा रही है। 11 साल तक बीजेपी का नैरेटिव बड़ा सिंपल था कि भैया मोदी सेंट्रिक हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सेंट्रलाइज्ड डिसीजन लिया जा रहा है और ऑलमोस्ट आप जो कह सकते हो ना कि एक ऐसी अथॉरिटी थी मोदी और शाह की जिसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था, ना पार्टी के अंदर ना पार्टी के बाहर। हर अचीवमेंट का क्रेडिट मोदी जी को जाता था, चाहे वो किसी गांव में बना एक छोटा सा नाला हो या कोई देश का बहुत बड़ा हाईवे हो। लेकिन हर बड़े से बड़े सेटबैक और फेलियर का जो ब्लेम है ना वो किसी अनविजिबल फैक्टर पे ढकेल दिया जाता। लेकिन नैरेटिव अब इनके हाथ से निकल गया है। जब से ये 240 सीट वाले कीचड़ में मोदी जी का रथ फंसा है ना, तो निकालने से निकलता ही नहीं है। आज आपको बीजेपी के अंदर वो साइलेंस देखने को नहीं मिलेगा जो कभी बीजेपी की ताकत हुआ करती थी। अब तो भैया जो ओपन डिसएग्रीमेंट है ना वो पब्लिक स्टेटमेंट्स में बाहर आ जा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो बाहर आ रहा है कि मोदी जी के बाद कौन। अच्छा, पहले तो ये क्वेश्चन एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन लगता था। जब तक मोदी जी नॉन बायोलॉजिकल थे और 400 पार थे, तब तक तो इस क्वेश्चन का कोई सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन जब से मोदी जी 240 वाले हुए हैं, तब से ये सवाल फिर से स्पॉटलाइट में आ चुका है कि मोदी जी के बाद कौन। तो मोदी जी के उत्तराधिकारी के रूप में बहुत सारे लोग योगी आदित्यनाथ को देखते हैं। लेकिन हुआ ये कि हाल ही में जो निशिकांत दुबे हैं, उनका एक इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ जिसमें उन्होंने योगी आदित्यनाथ को इनडायरेक्टली यूपी तक सीमित रहने की सलाह दी। उनका कहना ये था बेसिकली कि भारतीय जनता पार्टी को जो यूपी में भी वोट मिल रहा है वो मोदी जी के नाम पे मिल रहा है। अब निशिकांत दुबे का ये बयान एक सिग्नल है भविष्य में होने वाले गृह युद्ध की बीजेपी के अंदर, क्योंकि जो भक्त मंडली है वो योगी जी को ही मोदी जी का सक्सेसर देखती थी। अब सडनली ये कंपैरिजन किया जा रहा है कि योगी जी ही क्यों, देवेंद्र फडणवीस भी हैं, हेमंत विश्व शर्मा भी हैं और उससे पहले तो अमित शाह हैं। और निशिकांत दुबे ने अमित शाह के लिए ओपन लॉबिंग शुरू कर दी है। अब बीजेपी में ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि टॉप लीडरशिप के लिए मल्टीपल कैंप्स ओपन हो रहे हैं। दिल्ली वर्सेस लखनऊ, शाह वर्सेस योगी, फडणवीस वर्सेस शर्मा, बीजेपी वर्सेस आरएसएस। हर कोई अपनी अपनी पोजीशनिंग में बिजी है और हर कोई अपनी अपनी पोजीशन को मजबूत करना चाहता है। और आप बिल्कुल ये मत समझना कि ये बस एक पर्सनालिटी क्लैश है। दरअसल ये पार्टी की आइडियोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन को भी तय करेगा, क्योंकि मोदी जी जब से बहुमत से दूर हुए, संघ भी लगातार अपनी स्थिति को मजबूत करना चाह रहा है। संघ बेसिकली ये चाहता है कि बीजेपी और आरएसएस मोदी जी के उस ऑरा से बाहर निकले जिसने 10 साल में आरएसएस को बौना बना दिया। अब उस केस में ऑप्शन ये बचता है कि या तो मोदी जी 75 साल के होने के बाद अगले साल रिटायरमेंट ले लें और बीजेपी को कोई नया चेहरा मिल जाए, या फिर बीजेपी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा उसकी नियुक्ति जो है वो आरएसएस अपने ढंग से करे, अपने बंदे को करे, ताकि आरएसएस की पोजीशनिंग मजबूत हो। कुछ साल पहले भले ये चीज सोचना बहुत मुश्किल था कि मोदी के खिलाफ बीजेपी में या आरएसएस में कोई बोल भी सकता है, लेकिन ये हेजिटेशन ना अब ऑलमोस्ट आपको खत्म होती नजर आएगी। आप बीजेपी की सोशल मीडिया आर्मी को ही देख लो, जो कभी ब्लाइंडली बीजेपी को सपोर्ट करती थी, अब वहां से भी इनको क्रिटिसिज्म मिलने लगा है। खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो एक विश्व गुरु वाला हवा बना था, एक गुब्बारा बना था, वो जो इतनी बुरी तरीके से फूटा है ना, ये सब सिग्नल है कि पार्टी का वो जो ऑरा बना हुआ था, जो एक दशक से चल रहा था, अब वो धीरे धीरे घट रहा है। अच्छा, उसका एक रीजन भी है। अगर आप सिस्टमेटिकली समझो तो देखो, बीजेपी या मोदी जी के पास, हम पहले मोदी जी की बात करते हैं। देखो, मोदी जी के पास दिखाने के लिए बहुत कुछ बचा नहीं। अगर आप देश के अंदर की पॉलिटिक्स को देखो तो इनकी जो कोर पॉलिटिक्स थी वो दो चीजों पे टिकी थी। एक तो ये राम मंदिर की बात कर रहे थे और दूसरा कश्मीर में 370 हटाने की बात कर रहे थे। अब राम मंदिर पे ये बात इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अयोध्या ये हार गए हैं, तो अयोध्या को हारने वाला जो घाव है वो फिर से नासुर बन के चुभना शुरू करेगा। 370 हटाने की बात करते हैं तो पता चलता है कि अभी जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, ना तो उन आतंकवादियों को ये पकड़ पाए हैं, यहाँ तक कि उनके स्केचेस तक गलत बने हैं। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे वोट लेना था तो उसमें इनकी लंका ट्रंप साहब ने खुद लगा दी है, सीज फायर बोल के। नोटबंदी, जीएसटी, इन सब पे ये लोग बात करते नहीं है। नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने की बात कर रहे थे, मणिपुर इनसे संभल नहीं रहा है। और जो बची खुची इज्जत थी विदेश नीति की, उसका गुब्बारा अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद फट गया है कि पाकिस्तान के साथ तो आपको कई देश खड़े मिले, लेकिन इंडिया के साथ कोई भी देश डायरेक्टली ऐसा नहीं खड़ा हुआ है जिसने पाकिस्तान का नाम लेके इस आतंकवादी हमले को कंडेम किया हो। तो आप पॉइंट समझ रहे हो। इस समय मोदी जी के पास कुछ ऐसा है नहीं
जिसको लेके ये अपना नैरेटिव सेट करें लोगों के बीच में। तो मोदी जी का है क्या, मोदी जी फकीर आदमी निकल लिए हैं झोला लेके 8 दिन की विदेशी यात्रा पे, और इस बार गए हैं साउथ अफ्रीका के देशों में, क्योंकि यूरोप और अमेरिका जाके ये देख चुके हैं, वहां से तो इनको कुछ मिल नहीं रहा है। जब देश के अंदर आते हैं तो जो पार्टी की यूनिटी थी, जो मोदी सेंट्रिक थी, अब लीडरशिप सक्सेशन के नाम पे बिखर रही है। मल्टीपल पावर सेंटर्स बन रहे हैं और हर कैंप में अपना अपना नैरेटिव चल रहा है। खैर, इस बात को तो इतिहास भी गवाह है कि जब भी पावर सेंट्रलाइज हुई है ना, और बहुत ज्यादा हुई है, तो उसके सक्सेशन में उतने ही प्रेशर के साथ वो पावर बिखर भी जाती है। खैर, इस बात के लिए तो इतिहास भी गवाह है कि जब भी पावर औकात से ज्यादा सेंट्रलाइज की गई है ना, तो सक्सेशन जब होता है उसका, तो उसके प्रेशर में वो पावर उतनी ही तेजी से बिखरती भी है। अब बीजेपी इस समय उसी फेज से गुजर रही है, जहां हर एम्बिशियस लीडर है अपने अपने कैंप बना रहा है, और पार्टी की जो इंटरनल डेमोक्रेसी है वो अब तहस नहस हो रही है, या फिर लीडरशिप वैक्यूम का शिकार हो जाए। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या बीजेपी अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज कर पाएगी? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स।